प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारत का संवैधानिक विकास ब्रिटिश क्राउन के शासन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1935 का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियोज़ में हमने भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के शासन के अंतर्गत 1919 तक का अध्ययन किया। प्रस्तुत वीडियो में हम भारत शासन अधिनियम 1935 का अध्ययन करेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 का अध्ययन हम 3 बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे। प्रथम, भारत शासन अधिनियम 1935 को पारित किए जाने की परिस्थितियां। द्वितीय, भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषताएं। और तृतीय, भारतीय शासन अधिनियम 1935 का मूल्यांकन। सर्वप्रथम देखेंगे इस अधिनियम को पारित किए जाने के क्या क्या कारण थे, जैसी कौन सी परिस्थितियां थी जिनसे ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1935 को पारित किया। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है असहयोग आंदोलन, स्वराज दल की भूमिका, साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1927, नेहरू रिपोर्ट 1928, मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्रीय कार्यक्रम, लाहौर अधिवेशन 1929, गोलमेज सम्मेलनों की भूमिका, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 और तत्कालीन परिस्थितियाँ। भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषताएं। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं एवं 10 अनुसूचियां थीं। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, केंद्र में द्वैध शासन की प्रणाली का प्रारंभ, संघीय विषयों का हस्तांतरित एवं आरक्षित विषयों के रूप में विभाजन, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व में विस्तार, दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए प्रथम बार निर्वाचन की व्यवस्था, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा 3 प्रकार से किया गया: संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का अधिकार वायसराय को दिया गया। भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों तथा देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, परंतु यह व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आ सकी। बर्मा को भारत से अलग करने का प्रावधान किया गया। 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। वो 6 राज्य थे: बंगाल, बम्बई, बिहार, संयुक्त प्रांत, असम। इंग्लैंड में भारत परिषद की समाप्ति, लोक सेवा आयोगों की स्थापना का प्रावधान, केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग, राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग। संघीय न्यायालय का प्रावधान। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गवेयर थे। रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान। इस अधिनियम के विषय में पंडित नेहरू का कथन था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है तथा जिन्ना ने इसे पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा कहा। 1935 अधिनियम का मूल्यांकन। गवर्नर जनरल को प्रदान किए गए विशेष संरक्षण एवं विशिष्ट उत्तरदायित्व से अधिनियम के वास्तविक क्रियान्वयन में रुकावटें आई। प्रांतों में भी गवर्नरों को असीमित अधिकार थे। पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था ने कालांतर में सांप्रदायिकता को उभारा। अंततः इसी की दुखद परिणति 1947 के भारत विभाजन के रूप में हुई। इस अधिनियम ने एक अनम्य रिजिड संविधान प्रस्तुत किया जिसमें आंतरिक विकास की कोई संभावना ही न थी। संविधान संशोधन की शक्ति का ब्रिटिश संसद में निहित होना इस अधिनियम का सबसे बड़ा दोष था। इस अधिनियम की संघीय व्यवस्था दोषपूर्ण थी। जिस संघ के निर्माण की परिकल्पना की गई थी उसके प्रति न तो सरकार गंभीर थी और न ही उसके लिए कोई निश्चित प्रावधान किए गए थे। संघ में शामिल होना या न होने का निर्णय देशी रियासतों की मर्जी पर छोड़ दिया गया था। इसलिए संघ निर्माण की अवधारणा कभी पूर्ण नहीं हो सकी।
केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन थोपा गया, जबकि द्वैध शासन को साइमन कमीशन ने दोषपूर्ण बताया था। इस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा की गई थी और प्रांतीय स्वायत्तता नाम मात्र की ही रही थी। मिस्टर एटली ने ठीक ही कहा था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारत के भविष्य की राजनीतिक प्रगति का कोई कार्यक्रम नहीं है। इसी तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम के संबंध में कहा था कि यह अधिनियम दासता का घोषणा पत्र है। धन्यवाद।